हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है। एक तो ये लॉकडाउन ना यार, बाल वाल लगता है चोटी बनवा के मानेगा। चलिए, आई होप सभी लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच गई होगी। हाँ, आ जाइए सभी को गुड इवनिंग। आज जो है क्लास 11th मैथ्स की सेकंड क्लास होने वाली है। मैथ्स मतलब फिजिक्स में जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उसकी सेकंड क्लास है। पहली क्लास मैंने ली थी तो मैंने उसमें आप लोगों को डिफरेंशिएशन का बेसिक बता दिया, ठीक है। बात इतनी सी है कि देखिए, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं पढ़ रखी होती हैं। थोड़ा बहुत आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आती होगी, थोड़ा बहुत अलजेब्रा आती होगी, बाकी चीज़ें भी आप लोग जानते होंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है जो एकदम से नहीं होती है बच्चों के लिए, ठीक है। ये कह लें कि अगर आपने 11th में बायोलॉजी लिया हुआ है तो बहुत ही मतलब कभी आपका सामना ही नहीं होने वाला है कि कैलकुलस चीज़ है क्या, ना कभी हुई थी। तो इसीलिए स्टार्ट करने से पहले फिजिक्स जो है, क्योंकि बहुत जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, तो इसीलिए मैं पहले आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिकल टूल्स। इसके अलावा लॉगरिदम और थोड़ी सी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें भी मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कैलकुलस से स्टार्ट किया है मैंने। और मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जो थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैलकुलस का जन्म कैसे हुआ, किस तरह से न्यूटन ने इसको खोजा और क्या एस्पेक्ट थे, कैसे दिमाग में चीज़ें आई, उनके बेसिक मीनिंग मैंने डेरिवेटिव का बता दिया था। फिर भी जब तक बाकी लोग जुड़ रहे हैं मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था भाई कि हमारे पास चर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वतंत्र, एक होता है स्वतंत्र और दूसरा होता है आश्रित। एक बार रिवाइज कर रहा हूँ बस मैं पुरानी चीज़ें, ठीक है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर, ठीक। स्वतंत्र चर को जनरली हम लोग x से t से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आश्रित चर को y से लिखते हैं, मैथ्स की भाषा में अगर बात करें तो, ठीक। और इनके बीच जो संबंध बताता है कि y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, मतलब x बदलेगा तो y भी बदलेगा, ठीक है। जैसे कि मैं हो गया स्वतंत्र चर, मैं फ्री हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ाना है, कितने बजे पढ़ाना है। और आप हो गए आश्रित चर, आप मुझ पर डिपेंड कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ाना चाहूँगा वैसे आप पढ़ने आओगे, ठीक है। पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाऊंगा, पहले मैथमेटिकल टूल्स पढ़ोगे। पहले मैं यूनिट मेजरमेंट शुरू करता तो पहले आप वो पढ़ रहे होते, ठीक है। तो मैं हो गया स्वतंत्र चर और आप हो गए आश्रित चर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो स्वतंत्र चर के ऊपर आश्रित चर किस प्रकार से निर्भर करता है ये कौन बताता है, फलन, ठीक है। बहुत बेसिक भाषा में आपको मैं समझा रहा हूँ, आपके काम की थी, आपको मैथ्स नहीं पढ़नी है, ठीक है। आप बायो के भी हो सकते हो, आप मैथ्स के भी हो सकते हो, मुझे आपको उतना पढ़ाना है जितना मेरे फिजिक्स में आपके काम का है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये फलन कुछ भी हो सकता है, ऐसे y इज इक्वल टू मैं कह दूँ साइन x, ठीक है। तो x हो गया स्वतंत्र चर, y हो गया आश्रित चर, साइन जो है वो क्या हो गया, साइन हो गया फलन। साइन ये बता रहा है कि ये y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है, साइन के हिसाब से। जैसे साइन चाहेगा वैसे y बदलेगा x के बदलने में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग x, ठीक है। y इज इक्वल टू ई टू द पावर, कुछ बेसिक फलन में लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये सब फलन के उदाहरण है, एग्जाम्पल है किसके, फलन के। बात क्लियर है, ठीक है। y इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ स्क्वायर ऑफ x। आपको सर एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, मतलब समझाने के लिए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो स्क्वायर से वाई एक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो इसी तरह से जो स्वतंत्र चर होता है उसके हिसाब से आश्रित चर बदलता है, और ये जो डिसाइड करता है कि किस तरह से बदलना है उसको हम कहते हैं फलन, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन, ठीक है। साइन लॉग tan, मैंने लास्ट में डिस्कस की थी सारी चीज़ें, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि कैसी चीज़ें हुई थी, ठीक। अब डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। जब तक बाकी लोग आए तब तक मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, 4 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट, ठीक है। हाँ, हाय हेलो सभी को, आते रहिए आप लोग, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है, मैंने कहा जब एक्स बदलेगा तो वाई भी बदलेगा। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, एक मेरे पास हो गया एक हो गया वाई इज इक्वल टू 2x और एक हो गया वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, है ना।
अच्छा अगर मैं यहाँ x का मान 1 लेता हूँ तो मुझे y का मान 2 मिल जाएगा, x का मान मैं 2 लेता हूँ तो y का मान मुझे 4 मिल जाएगा, x का मान मैं अगर 3 लेता हूँ तो y का मान मुझे 6 मिल जाएगा, x का मान मैं 4 लेता हूँ तो y का मान मुझे 8 मिल जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं x को परिवर्तित कर रहा हूँ वैसे वैसे y भी परिवर्तित हो रहा है। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो y की वैल्यू 18 हो जाएगी। मतलब आप देखिए यहाँ पे x के बदलने से y यहाँ भी बदल रहा है, x के बदलने से y यहाँ भी बदल रहा है, लेकिन अंतर क्या है, इसमें बहुत धीरे धीरे बदल रहा है और इसमें बहुत ही तेज़ी से बदल रहा है। 2 के बाद 8 के बाद 18, यहाँ तो 2 के बाद 4 के बाद 6 आया है, यहाँ 2 सीधे 18 पहुँच गए। मतलब यहाँ पर x के सापेक्ष y के बदलने की दर ज़्यादा है। मतलब x को बदलेंगे तो y बहुत जल्दी बदलेगा, लेकिन यहाँ पे x के सापेक्ष y के बदलने की दर बहुत कम है, ठीक है। तो x के सापेक्ष y के बदलने की दर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अवकलज। क्या बोलते हैं? अवकलज। और अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। बात समझ में? अवकलज ज्ञात करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। क्लियर है? तो अवकलज क्या है? x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। मतलब हम x में परिवर्तन करेंगे तो y किस हिसाब से परिवर्तित होगा ये कौन बताता है? अवकलज, यानी कि dy बाई dx। इसका मतलब है नीचे वाले के सापेक्ष x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर, तापमान जो है वो, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो बीच बीच में, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तापमान जो है वो समय के हिसाब से बदल रहा है। सुबह उठो तो मौसम ठंडा होता है, दोपहर को गर्म हो जाता है, शाम को और गर्मी हो जाती है। तो जो तापमान है वो समय के हिसाब से बदल रहा है। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करें इससे बदलने की दर? तो हम कहेंगे तापमान यानी कि थीटा कहते तो डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये क्या है? समय के सापेक्ष ताप के बदलने की दर, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति दौड़ रहा है, उसने टी समय में एस दूरी तय की है, तो मैं कहूँगा उसके डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगी? समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर। और इसी को तो हम लोग कहते हैं वेग। क्यों भाई? है ना? देखो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम फिजिक्स को रिलेट कर दिया हमने, इसीलिए अवकलन जानना, समाकलन जानना हमें आना बहुत ही इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद फॉर्मूले जो भी हैं मैंने आपको लास्ट में लिखवा दिए थे, उसमें से जो सबसे पहला फॉर्मूला है यानी कि डी डी एक्स ऑफ, या मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल्स टू, अगर x की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, आप कोई क्या इसका अवकलन करो तो आप कहोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। तो 1 कह रहा है कि y इज इक्वल्स टू x की पावर 7। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका अवकलन करके दिखाओ, हमसे कह रहा है, कर देते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सूत्र लगाएंगे, n जो है यानी कि ये बाहर आ जाएगा, और x की पावर में इसमें n यानी कि 7 में से 1 कम कर देंगे। n x की पावर n माइनस 1, 1 कम कर लो पावर में, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7x टू द पावर 6। क्लियर है? ठीक है। तो ये हो गया आपका अवकलन x की पावर n के हिसाब से। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। हम कहें बताओ भाई y इज इक्वल्स टू x की पावर 3/2 है, बताओ इसका अवकलन क्या होगा। तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर जी, बहुत आसान सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स हमको लिख देना चाहिए, ये n है तो n बाहर आ जाएगा इंटू x की पावर n माइनस 1। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 3/2 इंटू एक्स की पावर, यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो 2 इधर 3 माइनस 2 1/2, ठीक है। इसको आप ऐसे 3/2 अंडर रूट एक्स भी लिख सकते हो आप लोग इसको, आसान भाई, क्योंकि पावर 1/2 मतलब क्या होता है? अंडर रूट एक्स। क्लियर? ठीक। मैंने आपको और बताया था कि अगर हम x का अवकलन करते हैं डी डी एक्स ऑफ एक्स तो ये 1 आता है, ठीक है। कैसे 1 आता है प्रूव कर देते हैं। इसकी पावर 1 ले लें अगर हम लोग तो ये n हो गया, और n आ जाएगा बाहर इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 शायद 0 होता है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी संख्या की पावर 0 1 होता है, कितना आ गया? 1।
बात क्लियर है? तो इसलिए डिवाई बाई डी एक्स वैल्यू 1 होती है। कुछ चीज़ें आप लोग याद रखो, जैसे x का अवकलन 1 होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। नहीं पढ़ा हो तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना भाई, अभी तो पढ़ो। कांस्टेंट यानी डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट ये 0 होता है। पूछो क्यों 0 होता है? कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए 0 होने का इसके पीछे, ठीक है। कारण ये है, बहुत सिंपल सी बात है कि कांस्टेंट मतलब जो परिवर्तित ना हो, कांस्टेंट मतलब जो परिवर्तित ना हो, और जो परिवर्तित ना हो उसके परिवर्तन की दर क्या होगी? ऑब्वियसली 0 ही होगी ना, ठीक है। जो परिवर्तित ना, कांस्टेंट मतलब जो ना बदले। मैं कहूँ कि ये जो मार्कर है, ठीक है, इसकी लंबाई कांस्टेंट है, तो ये बताओ कि 2 मिनट के बाद इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? आप लोग सर कैसे सवाल कर रहे हैं? अगर मार्कर की लंबाई कांस्टेंट है तो 2 मिनट के बाद भी इसकी लंबाई जितनी है उतनी ही तो रहेगी ना, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट मतलब जो परिवर्तित नहीं होता है, जो परिवर्तित नहीं होता है उसके परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाय सर जी, शिखर यादव। हाँ बेटा, हाय, हेलो, नमस्ते। आइए आप लोग, बस पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो कांस्टेंट का अवकलन 0 क्यों होता है? क्योंकि कांस्टेंट वो होता है जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, इसीलिए कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। क्लियर है? ठीक। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई। इसके अलावा x का अवकलन 1 होता है। अंडर रूट x का याद कर लो, कुछ चीज़ याद रखोगे ना हमेशा आसानी होगी। जैसे डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स अगर हम करें तो हम कहेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, सही है। तो इसको लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स पर 1/2, मतलब ये n हो गया, तो 1/2 बाहर आ गया, एक्स की पावर 1/2 - 1, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, घटाएंगे इसको तो, और माइनस मतलब इसको नीचे कर देते हैं 1/x की पावर 1/2, और 1/2 मतलब रूट, तो हम कहेंगे कि 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो वैसे तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी मानिए तो x का अवकलन 1 होता है, अंडर रूट का x का अवकलन 2√x होता है, 1/2√x होता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें और बताता हूँ अवकलन में। अभी केवल मैं आज आपको बेसिक समझा रहा हूँ बस। आई थिंक आई एम लाइव अगेन। कोई बात नहीं यार, दिक्कत कहाँ होती है पता नहीं। चलो फिर देख लेते हैं। मैं अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा था, मैं आप लोगों को बता रहा था कि कांस्टेंट के साथ अगर किसी फलन का मल्टीप्लाई किया जाए और हम इसका अवकलन करते हैं तो इसको हम लिखते हैं डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना। यही करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट को पड़ा रहने देते हैं। सिंपली जो भी फलन साथ में लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x स्क्वायर लिखा हुआ है, साइन x लॉग, जो कुछ भी लिखा हुआ है, अब उसका अवकलन कर देते हैं बस। यही सिंपल सा तरीका होता है करने का, ठीक है। बस इस बात को आप समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि ये करते क्यों हैं। रट लिया ऐसे कर देते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं ये करते क्यों। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं इसके। मान लीजिए कि हमारे पास एक आयत है, हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जहाँ पे दो चीज़ें गुणा होती हों। तो मुझे याद है यार, आयत के क्षेत्रफल में हम लंबाई और चौड़ाई गुणा करते हैं। मैंने माना कि इसकी चौड़ाई c कांस्टेंट और लंबाई जो है वो fx है, ठीक है। चौड़ाई c क्या है? कांस्टेंट है, और लंबाई क्या है? वो fx है, ठीक। मान लो मैंने x में थोड़ा सा परिवर्तन किया, ठीक, थोड़ा सा परिवर्तन dx। अब मैंने बताया dx और डेल्टा x, मैंने आपको अंतर समझाया था। मैंने कहा कि डेल्टा x का मतलब होता है परिवर्तन, और अगर ये परिवर्तन बहुत छोटा हो, बहुत सूक्ष्म हो, तो ये परिवर्तन टेंड टू जीरो का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया, 10 to 0 का मतलब ये होता है। जैसे मान लो किसी को 2 करोड़ रुपए उधार देने थे, आपने उसको 1 रुपये कम दे दिया, तो क्या कहेगा? नहीं, मुझे पूरा 2 करोड़ चाहिए, 1 रुपये तुम कहीं से लेकर के आओ। बोलो, वो जो 1 रुपये है उसकी वैल्यू 2 करोड़ के आगे कुछ नहीं है, नगण्य है, ठीक है। उसी को बोलते हैं टेंड्स टू जीरो। तो इसको हम लिखते हैं dx से। मैंने लास्ट में आपको बताई थी बात, इसको लिखते हैं dx से। तो मान लो मैंने x में थोड़ा सा छोटा सा dx परिवर्तन कर दिया, ठीक, तो fx भी बदल जाएगा, fx बदल जाएगा, थोड़ा सा ही आगे चला जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे आगे चला जाएगा। तो ये कितना हो गया? यहाँ पे मैंने यहाँ से यहाँ तक fx था, मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, तो ये इसकी नई लंबाई हो गई यहाँ से यहाँ।
इसको मैं कह सकता हूं डी एफ एक्स। क्यों डी एफ एक्स? क्योंकि पहले एफ एक्स था, मैंने जब एक्स में थोड़ा सा परिवर्तन किया तो एफ एक्स में भी थोड़ा सा परिवर्तन ही तो होगा ना, तो इसको मैं डी एफ एक्स कह दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँ बताओ इसके आयतन में कितना परिवर्तन, सॉरी इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ, तो आप कहो सर ये वाला एरिया एक्स्ट्रा हो गया, और इस एरिया को मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं कहूँ कि इसके एरिया में ये भाई पहले एरिया वाई था, अब थोड़ा सा परिवर्तन हो गया डी वाई, समझिएगा ध्यान से, तो डी वाई को मैं लिख सकता हूँ लंबाई, या इस बार लंबाई गुणे चौड़ाई डी एफ एक्स। क्यों भाई? वही डेल्टा एफ एक्स, लेकिन बहुत छोटा है इसलिए डी एफ एक्स। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया ये वाला, पहले एरिया वाई था, अब एरिया ये वाला जो बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, जिसको मैंने कह दिया डी वाई। ठीक है, तो ये हो गया लंबाई सी गुणे चौड़ाई डी एफ एक्स। ठीक है, अब डी एक्स सब इस परिवर्तन की दर निकालेंगे, दर मतलब डिवाइड करना होता है, तो हम कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, सी डी एफ एक्स बाई डी एक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका मतलब है कि डी वाई बाई डी एक्स हो गया कांस्टेंट इनटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये कुछ आप लोगों को समझ में आया, कुछ अंदर से बात निकल के आई कि हाँ यार सही ऐसी तो होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जब कोई कांस्टेंट साथ में होता है तो उसको बाहर रखकर केवल हम फलन का अवकलन करते हैं, कांस्टेंट का अवकलन नहीं करते। क्लियर है? चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, आपको समझाता हूँ वहाँ से। जैसे आपसे कोई कहे कि बताओ y इज इक्वल टू 4x क्यूब है, ठीक है, बताओ इसका अवकलन क्या होगा, तो आपको सर बहुत आसान हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ऐसे ही रखेंगे। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना तो कुछ नहीं रटना, फॉर्मूला वार्मूला अवकलन लग के रटते रहते हैं पूरे साल, कहते हैं कैलकुलस बहुत कठिन है, पता नहीं काहे कठिन लगती है उनको, मैथ वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4 इंटू एक्स क्यूब करोगे आप तो एक्स एन बाहर आएगा, x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा ये 12x स्क्वायर। बोलो आसान है, कोई कठिन चीज़ है क्या? अरे बिल्कुल कठिन चीज़ नहीं भाई। हाँ, गुड आफ्टरनून जो भी आ रहे हैं, गुड आफ्टरनून जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू लिख दिया 5 साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं भाई, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 तो ऐसे ही रहेगा, केवल साइन एक्स का अवकलन करेंगे बस हम। ठीक है, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है तुम सब जानते हो, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, ये तो रट्टा मारना पड़ेगा भाई थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको बताया भी ये कॉन्सेप्ट कि ये कहाँ से आया है, बताया मैंने आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार तो पूरा फुल चीज ड्राइव नहीं कर सकते ना। आपको फॉर्मूले साइन एक्स कॉस टेन एक्स लॉग एक्स ये सारी चीज़ें आपको जुबान पर होनी जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अब दो फलनों के योगफल का अवकलन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उस चीज़ को फील करोगे कि हाँ यार यही तो होना चाहिए। ठीक है, कुछ रटना नहीं है कि इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है, इसका ऐसे होता है, खूब रट्टा मार रहे हो, कुछ नहीं रटना है, समझो। देखो बहुत सिंपल है, जैसे आपसे कोई कहे कि हमारे पास दो फलन है y इज इक्वल टू, एक एफ एक्स है प्लस दूसरा जी एक्स है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसे अवकलन करना है तो हम कहते हैं डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। अभी बताता हूँ मैं कहाँ से आया ये, है ना, ऐसे कहते हैं भाई ये याद कर लो, ऐसे ऐसे होता है। ठीक, क्यों याद कर ले, हम पहले समझेंगे कि ऐसा ही क्यों होता है। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स कुछ भी हो सकता है, ये मान लो ये साइन एक्स है, ये लॉग एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये tan एक्स है, कुछ भी हो सकता है, बस दो फलनों का योगफल है, बस बात समझिए। ठीक, अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने जो है दो मजदूर पकड़ के ले आए, मुझे जो है मेरे पास पार्क था, उसमें पेड़ लगवाने थे, मैंने कहा ऐसा भाई चलो तुम लोग को गड्ढे खोदना है। ठीक है, तो पहला मजदूर जो है वो 4 गड्ढे प्रति घंटे की दर से वो गड्ढे खोद रहा है, समझना बस मेरी बात को। दूसरा मजदूर जो 3 गड्ढे, यार थोड़ा मेरे को एक कमज़ोर है हिंदी, ठीक है, गड्ढे एड़ा ये ऐसे होगा, गड्ढे प्रति आवर की दर से गड्ढे खोद रहा है ना, एक इस दर से खोद रहा है, एक इस दर से खोद रहा है। ठीक, तो ये क्या है, देखो गड्ढे प्रति घंटे दर ही तो है, गड्ढे खोदने की दर, क्या ये गड्ढे खोदने की दर। ठीक है, अगर मैं कहूँ दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना गड्ढे खोदेंगे, तो आप कहोगे सर दोनों को जोड़ देंगे हम सिंपली, तो ये हो जाएगा 7 गड्ढे प्रति घंटे।
है ना। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये वाला मजदूर जो है वो fx है, पहले मजदूर का नाम, वो एक फलन fx है, दूसरा वाला gx है, ठीक है। तो इस गड्ढे खोदने की दर क्या हो जाएगी, डी डी एक्स ऑफ fx1 पहले मजदूर की, दूसरे मजदूर क्या हो जाएगी, डी डी एक्स ऑफ fx2। बोलो, दूसरा मजदूर हो गया, इसको मैं gx fx1 इसको मैं gx कह दे रहा हूँ, fx है और ये g है, दूसरा मजदूर नाम gx, पहले का नाम fx है, ठीक है। तो गड्ढे खोदने की दर क्या है भाई, अवकलन क्या है, डिवाई बाई डी एक्स क्या है, दर ही तो है, डिवाई बाई डी एक्स क्या है, दर ही तो है। तो ये क्या है, पहले मजदूर की दर, ये दूसरे मजदूर की दर। तो टोटल अगर मैं दर निकालूंगा तो मैं कहूँगा भाई ये काम करते हैं, दोनों का हम अलग अलग दर को ऐड कर देते हैं, तभी तो निकलेगा। बोलो, अगर हम दोनों को अलग अलग ऐड कर दो तो मुझे टोटल मिल जाएगा डिवाई बाई डी एक्स। बोलो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। दोनों दरों को मैं जोड़ूंगा तो मुझे टोटल दर मिल जाएगी, और क्योंकि डिवाई बाई डी एक्स दर है तो उसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऐसे ही मान लो एक मजदूर गड्ढा खोद रहा है, ठीक है, दूसरा उधर उसमें मिट्टी डालना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसका काम क्या है, एक घंटे में 3 गड्ढे ये पाट रहा है, पेड़ लगाने के बाद उसको ढक दिया उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा -3, तो ओवरऑल 1 घंटे में 1 गड्ढा बचा रह जाएगा, होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बीच में माइनस है तो आप माइनस भी लगा सकते हैं। क्लियर है बात, कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब आया कि हाँ नहीं ऐसे तो होना चाहिए। क्यों भाई, जितने भी लोग हैं एक बार रिप्लाई करिए कि हाँ कुछ सर अवकलन फील हो रहा है थोड़ा सा, है ना, कि ऐसे होना चाहिए, मन से आवाज़ आ रही कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये होगा तो बहुत मजा आएगी पढ़ने में, ठीक। तो ये हो गया योगफल का। अब मैं इसको संयुक्त रूप से अप्लाई करता हूँ कुछ क्वेश्चंस में, जब मैं हटूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक। इस अप्रोच से आपको अवकलन नहीं मिलेगा, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि इस अप्रोच से आपको अवकलन बहुत ही रेयर कहीं पर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा इस तरह से पढ़ने को। तो अगर y इज इक्वल टू कह दिया x² + 3 sin x, बताओ इसका अवकलन क्या होगा। तो आपका अक्सर बहुत आसान है, हमें डिवाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हम दोनों का अलग अलग अवकलन कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो हम इसका अलग अवकलन कर देंगे और प्लस में इसका अलग अवकलन कर देंगे, बोलो यही तो करेंगे, ठीक। अच्छा, तो डिवाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी भाई, x² का हो जाएगा 2x, अब बार बार नहीं समझाऊंगा मैं कैसे हुआ, nx² -1 लगाया, कुछ अलग नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। प्लस 3 बाहर करेंगे, sin x का हो जाएगा cos x, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बोलो, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, मैं आपसे कह दिया, बताओ y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x² - 5 log x, बताओ इसका अवकलन क्या होगा, ठीक है। आपको कौन सी बड़ी बात है, अभी करते हैं अवकलन इसका। डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बताओ। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस डी डी एक्स ऑफ, सबका अलग अलग करके जोड़ते चले जाओ विदाउट एनी टेंशन, माइनस डी डी एक्स ऑफ 5 log x। सही जा रहे हैं, बिल्कुल 110% सही जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लिखेंगे डिवाई बाई डी एक्स, मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा। 3 को बाहर कर देंगे, केवल अवकलन करेंगे हम लोग x³ का, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, ठीक है। फिर 2 को बाहर कर देंगे, केवल अवकलन करेंगे x² का, सही है, प्लस नहीं माइनस 5 को बाहर कर देंगे, केवल अवकलन करेंगे log x का, ठीक है। अब कर देते हैं अवकलन, जब इतनी बातें कर ही लिए कि इसका करना है, तो डिवाई बाई डी एक्स 3 × x³ का, 3 को नीचे ले आओ, पावर 1 कम कर दो, ऐसे सीधी सिंपली समझो, इतनी मेहनत कौन करता है, प्लस 2, इधर 2 नीचे ले आओ, पावर 1 कम कर दो, और -5 log x का होता है 1/x, याद करो, सूत्र जरूर याद होना चाहिए, 9x² प्लस 4x - 5/x, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक। बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को। नो सर, वेरी इजी सर, आ रहा है सर, ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो, बीच में लाइव कट गया था आप लोग, चले, लेकिन फिर से आप लोग लौट आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, ठीक है। चलिए शुरू किया है, फिर आगे इसको मिटा देता हूँ मैं। तो हम लोगों ने 2 फलनों का योगफल पढ़ लिया, अंतर पढ़ लिया, किसी कांस्टेंट के साथ गुणा होने पर कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हम लोगों ने सीख लिया। बात समझ में आई। वी के एडवांस धीमा पढ़ा रहे हैं, अरे रे, ये बेटा क्लास उनके लिए नहीं है जो अवकलन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल अवकलन आता ही नहीं है, ठीक है।
क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं धीमा पढ़ाऊँगा, मैं कम पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ उतना पढ़ाऊँगा जितना मेरे फिजिक्स के बच्चों को ज़रूरत है। ठीक है, मैथ्स वाले वो अपना जाने, मेरे को क्या मतलब उससे। ठीक है, मैथ्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इतना आता ही है थोड़ा थोड़ा सा, मैं इतना पढ़ाऊँगा थोड़ा थोड़ा सा। हाँ भाई, इसको मिटा दिया जाए तो दो फलनों का योगफल हो गया, अंतर हो गया। और दो फलनों का गुणनफल सीखते हैं हम लोग। ठीक है, मज़ा आ रही नहीं? जल्दी से एक बार थम्स अप करो, मज़ा आ रही हो तो। ठीक, बताओ सर मज़ा आ रही, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, ओके ओके गुड, शाबाश। चलो, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो फलनों का गुणनफल दिया हो, रट्टा मार ले तो इसको भी, रट्टा नहीं मारना, आओ मैं सिखाता हूँ कि ये कैसे होने वाला है। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास फिर से एक आयत है, क्योंकि गुणनफल की बात जब आती है मेरे दिमाग में कुछ ऐसा ढूंढने को आता है, आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, जहाँ जहाँ आप रहे यहाँ गुणा हो रहा है, कुछ भी ढूंढ सकते हो आप। मेरे दिमाग में ये आयत पहली बार में आ गया, क्योंकि आयत में होता लंबाई गुणे चौड़ाई। आप कुछ ढूंढो, क्या ढूंढो और क्या ढूंढ सकते हो आप लोग, आप ऐसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, समझो प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करके देखो, आप ऐसे ढूंढ सकते हो कि हमारे घर में जो है प्रति महीने से 2 किलोग्राम चीनी यूज होती है। हाँ गुड, थैंक यू बेटा, शाबाश, सही लग रही। प्रति महीने 2 किलोग्राम चीनी यूज होती है। ठीक है, और हमारे घर में 5 लोग जो है टोटल हैं, 5 व्यक्ति हैं। ठीक, प्रति महीने कह रहा हूँ, प्रति व्यक्ति 200 ग्राम चीनी यूज करता है महीने में, चाय में थोड़ी थोड़ी डालते हैं। ठीक है, और 5 व्यक्ति टोटल हैं, तो इसका मतलब है कि एक महीने में टोटल चीनी की खपत कितनी हो गई? तो आप कहोगे 200 ग्राम एक आदमी खाता है, टोटल 5 आदमी है तो 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg टोटल खपत महीने की है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 200 ग्राम प्रति व्यक्ति और प्रति घर 5 व्यक्ति, प्रति घर 5 व्यक्ति, हर घर मैंने माना 5 व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति महीने में 200 ग्राम खाता है, तो आप इसको गुणा कर टोटल निकाल सकते हो ना। यहाँ भी आप इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हो। ठीक है, जहाँ आपको लगे गुणा हो रहा है, दर समझ में आए आपको कि प्रति व्यक्ति मतलब दर है, एक व्यक्ति पे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, प्रति, जब भी प्रति लगे तो वहाँ दर की बात हो जाती है। मैं कहूँ कि मिक्सचर बनाना है हम लोग को, किसी मिश्रण में 10 ग्राम प्रति लीटर चीनी पड़ी हुई, तो 10 ग्राम प्रति लीटर ये भी दर है, यहाँ भी अवकलन लगेगा। ठीक है, तो जहाँ भी आपको दर समझ में, वहाँ मुझे लगता है आयत में एक्सप्लेन करना आसान, मैं दिखा सकता हूँ सामने, इसलिए मैं आयत का प्रयोग करता हूँ। ठीक है, मैंने माना इस आयत की एक भुजा fx है, इसकी एक भुजा gx है, ये देखो 2 भुजाएं मिल गई, और ये y क्या हो गया? y हो गया इसका एरिया, तो y इज इक्वल हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि fx इंटू जी एक्स। बोलो बात समझ में आई? कर सकते हैं इसको इस तरह, देखो ना, देखने की कोशिश करो कि हाँ किस तरह से इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। आपको सूत्र कभी नहीं रटना पड़ेगा, आपके मन में हमेशा जिज्ञासा होती है कि आया कहाँ से, कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, ये कहाँ से आई होगी चीज़ें। मन में आता है ना क्वेश्चन कि सूत्र कहाँ से बना, मैं उस सूत्र बनाने वाला हूँ। देखना, ध्यान से देखना बस। मान लो कि मैंने x में थोड़ा सा परिवर्तन किया, पिछले केस में ये कांस्टेंट था, ये नहीं बदल रहा था, इस केस में ये कांस्टेंट नहीं, ये gx x पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर मैं x बदलूंगा तो gx भी बदलेगा और fx भी बदलेगा। मान लिया कि gx में इतनी वृद्धि हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गया gx, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दी मैंने, इतना ही मान लो, ठीक है, और fx में इतनी वृद्धि हो गई, यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक, थोड़ा मैं इसको छोटा लिख रहा हूँ ताकि मैं डायग्राम ढंग से बना सकूँ। gx और ये आपका है fx। ठीक, मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया। अब अगर आप ध्यान से समझिए, जब मैं इन दोनों को भुजाओं को बढ़ाऊंगा तो जो नया आयत बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, मैं इसको इस तरह डिवाइड करना चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा आयत, यहाँ पे एक छोटा सा। ठीक, ध्यान से समझना, मैंने इस fx को थोड़ा सा बढ़ाया, कितना बढ़ा दिया? आप कहोगे dfx, क्योंकि जब मैंने x में थोड़ा सा परिवर्तन किया dx का, तो fx में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा dfx का। ठीक है, gx को मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, dgx, बहुत थोड़ा सा बढ़ाया मैंने। ठीक है, तो मेरे को y में कितना परिवर्तन हुआ? डेल्टा y, जिसको मैं dy कहने जा रहा हूँ, बस समझना ध्यान से, डेल्टा y का dy कहने जा रहा हूँ। कितना परिवर्तन हुआ? इतना परिवर्तन इधर हुआ, सही है, परिवर्तन निकाल रहा हूँ मैं, इतना परिवर्तन इधर हुआ। ठीक है, और ये छोटू सा परिवर्तन जो कि दोनों साइड हुआ है। बोलो बात सही है? तो मैं कह सकता हूँ ये परिवर्तन लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी? fx, चौड़ाई कितनी है? dgx, d ऑफ gx, प्लस
ये वाला परिवर्तन कितना हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी gx, चौड़ाई कितनी है dfx, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ, प्लस dfx इंटू dgx। बात समझ में आ रही है? अच्छा, dfx इंटू dgx, मैंने कहा fx भी टेंडिंग टू 0 है, dx भी टेंडिंग टू 0 है। अगर मैं 0.1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.5 आता है, ठीक है, चलता है, वो दशमलव के एक अंक पे ही है। लेकिन अगर मैं 0.1 को 0.12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0.02 हो जाएगा, दशमलव के दूसरे अंक पे चला गया, मतलब ये बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ, इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, जो छोटा वाला एरिया है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा होगा। ठीक, तो मुझे फाइनली मिला क्या, मुझे मिला dy इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी ऑफ एफ एक्स। और अगर मैं परिवर्तन की दर निकालना चाहूँ dx के सापेक्ष तो मैं कहूँगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, परिवर्तित ये हो रहा है, ये परिवर्तित नहीं हुआ इस केस में, तो एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना। ये है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, इसको मैंने क्यों छोड़ा समझ गए, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा है। बात क्लियर है? लर्निंग विद आकाश सर जी क्या कह रहे हैं, सर ये क्या पढ़ा रहे हैं बेटा, ये पढ़ा रहे हैं अवकलन पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, अवकलन की बेसिक बातें समझा रहे हैं कि अवकलन के सूत्र एक्चुअली कहाँ से बने हैं सारे। ठीक है, इसका आज आपको हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपकी मन की गहराइयों तक इस बात को उतार रहे हैं कि रटना कुछ नहीं है, समझना है हर चीज़ को। इसका मतलब दो फलन आपको मिलेंगे तो एक को आप ऐसे ही रखो, दूसरे का अवकलन करो, प्लस दूसरे को ऐसे ही रखो, तीसरे का अवकलन करो। अगर यही घन होता सोचो तो इसमें एक भुजा और हो जाती, है ना। तो सेम उसके लिए भी हम ये चीज़ प्रूव कर सकते थे, तो हम 3 फलन हो जाता, तो 3 फलनों के लिए 2 को रखो, तीसरे का अवकलन, फिर बचे हुए 2 को रखो, तीसरे का अवकलन, फिर बचे हुए 2 को रखो, तीसरे का अवकलन। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा आई होप सबको। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक, चलिए मिटा दिया जाए। हाँ ओके सर, ओके सर, ओके वेरी गुड। चलिए मिटा दे रहा हूँ इसको, मैं मिटा दिया जाए। ये क्लास 11th वालों के लिए फिजिक्स की क्लास है, मैथ की क्लास नहीं है। समझ में आई बात? इतनी मैथ्स उनको आनी चाहिए, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। अभी 1-2 क्लास और थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं भी मैथ्स। ठीक है, तो चलिए ये बात आप सब समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। आपसे कह रहा है कि बताओ भैया इसका अवकलन कैसे किया जाएगा। तो आपको सर बहुत आसान है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। अच्छी बात है, तो हमने अभी सीखा कि एक फलन को ऐसे ही लिखना है और दूसरे फलन का अवकलन कर देना है, प्लस करके दूसरे फलन को ऐसे ही लिखना है और पहले वाले फलन का अवकलन कर देना है। क्यों भाई, यही तो करना अपने को। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया बताओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का अवकलन मैंने आप लोगों को कहा था याद कर लेना, 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x। तो हम कह सकते हैं यहाँ x निपटा सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स के लिए हम लोगों को मिल गई यहाँ पे x प्लस 2x लॉग x। अच्छा बच्चा लोग एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये x को ये लॉग ऑपरेट कर रहा है, ये 2x अलग है। कुछ लोगों के मन में आता होगा सर क्या इस x को इससे मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इस x का ऑपरेटर लॉग है, ये लॉग की मर्जी से चलेगा, इसको लॉग से कोई मतलब नहीं है। तो ये लॉग के अंदर क्यों जाना चाहेगा, बिना मतलब किसी गुलाम क्यों बनना चाहेगा, इसलिए ये बाहर रहेगा, ये लॉग के साथ नहीं जाए कूड़े में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। चाहो तो आप x यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, 1 प्लस 2 लॉग x इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया गुणनफल का एप्लीकेशन। ठीक, बोलो समझ में आया? नहीं 12th का मैथ्स नहीं है हर्ष भैया, मैं कितनी बार समझा रहा हूँ, 12th का मैथ्स अभी नीरज सर पढ़ाएंगे आपको। मिटा दूँ इसको मैं? चलिए गुड। ये 11th की क्लास चल रही है, 11th की क्लास थंबनेल में लिखा है, हेडिंग में लिखा है, आप लोग बार बार पूछते हो एक ही बात। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन x या x साइन x। चलो x साइन x, चलो इसका अवकलन कौन करेगा? करोगे तुम लोग? तो लोग बैठे हो, चलो जल्दी कर मेरे को आंसर बताओ। y इज इक्वल्स टू x साइन x का आंसर मुझे जल्दी से बताओ कितना आना चाहिए।
चलिए जल्दी बताइए, तो मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, बिना टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है। तो आपको सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन यानी कि साइन एक्स, प्रथम का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स। फिर आपको सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, प्लस x का 1 हो जाएगा तो साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा आपका। तो आंसर आ जाएगा x कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स, ठीक है। आई होप सभी का आंसर भी आया होगा। गुड, चलिए समझ में आ रहा है। हाँ आंसर आया हुआ है, देख सकता हूँ मैं। हाँ सूर्यकांत जी का, शाबाश, ठीक है। आई होप इतनी बातें सबको समझ में आ रही होंगी। किसी कोई दिक्कत किसी तरह की हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ छोटे छोटे, थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज करके। फिर अभी आपको मैं एक भाग और एक चेन रूल, ये मैं आपको दोनों नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा, ठीक है। आज एक दो क्वेश्चन और करा के ख़त्म करते हैं आज की वीडियो को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू ले लेते हैं हम लोग x log x e की पावर x। आपको सर 3 फलन आ गया। अभी आपने सूत्र की तरह जो लिखा वो 2 फलनों के लिए लिखा था, ठीक है। यहाँ तो 3 फलन लिख दिया आपने, तो कोई टेंशन नहीं लेने का ना भैया। मैंने क्या बताया, आपको केवल एक का अवकलन करना है, बाकी सबको ऐसे लिखा रहने देना है। पहले हम इन दोनों को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, x log x। केवल अवकलन करेंगे किसका, e की पावर x का अवकलन करेंगे, प्लस, समझ रहे हो। अब मैं फिर इन दोनों को ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, log x इंटू ई की पावर x। अवकलन करेंगे केवल x का, फिर कौन बचा भाई, e की पावर x का अवकलन हो गया, x का अवकलन हो गया, log x बचा हुआ है, तो x e की पावर x ऐसे ही लिखा रहने देंगे, डी डी एक्स ऑफ log x कर देंगे हम लोग। बोलो बात समझ में आ रही है। गुड, वेरी गुड। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए यहाँ से निकल कितनी आ जाएगी आपको, अक्सर x log x तो है ही, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, प्लस इसका देख लेते हैं तो log x इंटू ई की पावर x इंटू एक्स का अवकलन 1 होता है, अभी बताया था मैंने, प्लस x e की पावर x log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है। तो x से x यहाँ निपटा लेते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x log x इंटू ई की पावर x, ध्यान रखिए ये log से अलग है, प्लस log x इंटू ई की पावर x, प्लस ये निपट उपट गया तो ई की पावर x, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके सर, यस सर। क्लास 12th मैथ्स, अरे हर्षी मैं बोल तो रहा हूँ क्लास 12th का मैथ्स अभी नहीं चलेगा भाई, वो नीरज सर पढ़ाते हैं मैथ्स, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मैं अपने 11th के बच्चों को उतनी मैथ्स पढ़ा रहा हूँ जितनी मुझे फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली। बात क्लियर है? आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोगों ने योगफल पढ़ लिया, गुणनफल पढ़ लिया, बेसिक अवकलन सीख लिया है, ठीक है। कल मैं आप लोगों को फिर से मिलूंगा, तो कल मैं आपको भागफल पढ़ाऊंगा, चेन रूल पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, मतलब मैक्सिमा मिनिमा वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा यूज़ फिजिक्स में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बाय बाय, चलते हैं। जल्दी से आप लोग बाय बाय करिए, तो कल मिलते हैं फिर से इसी जज्बे के साथ, इसी जोश और जुनून के साथ। अगर चीज़ें सही बनी रहीं तो जैसे आज सब कुछ बढ़िया चला, बीच में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई थी, ठीक है, होगा, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।